Hello students and welcome to Apala Online Pathshala. I hope you all are fine and enjoy this lockdown by doing various creative activities and study. So, in this video, we are here with our new chapter of history, which is second chapter, New Kings and Kingdom. We will discuss about the dynasties which came in 17th century and a group of people who were known as Rajput, जो कि राजपूत वर्ड लिया गया था एक नेम से जिसका जो था राजापुत्र मीन्स सन ऑफ अ रूलर। 8th और 14th सेंचुरी के बीच में राजापुत्र और राजपूत वर्ड यूज़ किए जाते थे उन योद्धाओं के लिए जो कि क्षत्रिय थे कास्ट से, और वो सिर्फ रूलर्स ही नहीं, योद्धा का मतलब सिर्फ वही राजा नहीं जो कि युद्ध लड़ने जाता था, बल्कि सोल्जर्स, कमांडर्स, मोनार्क, आर्मी, इन सभी के लिए राजपूत वर्ड यूज़ किया जाता था। इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट था वो बहुत ही एक्सट्रीम वैलर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे ये लोग। जैसा कि इनके पोएट और बार्ड्स ने बता रखा है कि राजपूत की ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा माननीय थी। राजपूत मीन्स गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूतास, पालास, चौहान्स, ये सब मेजर रूलर्स थे उस 17th सेंचुरी के टाइम के। एंड इफ़ यू सॉ द मूवी पद्मावत, there is the husband of Rani Padmavati was Raja Rawal Ratan Singh. If you saw that movie, you can easily recognize who are Rajput and what are their qualities. Next our topic is economic and administrative system. तो जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो पूरी तरीके से 800 to 1200 AD का मिडाइवल फ्यूडल सिस्टम पे बेस्ड था। अब फ्यूडल सिस्टम मीन्स फ्यूडलिज्म क्या होता है? वो होता है कि जब भी कोई किसी से कोई सर्विस लेता था तो उसके बदले में उसे रेंट के बदले उसे अपनी लैंड का थोड़ा सा पार्ट सामने वाले को पे करना होता था। मीन्स जैसे आज हम कोई चीज़ लेते हैं, इन ल्यू ऑफ दैट उसके बदले में हम उन्हें पैसे पे करते हैं, रुपये पे करते हैं, बट दे विल गिव अ स्मॉल पार्ट ऑफ देयर लैंड। इसमें जो राजपूत किंगडम की बात करें तो उसमें स्मॉल जागीर्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा किंगडम बटा हुआ था। हर जागीर में एक जागीरदार था। वो जागीरदार काम करता था मीडिएटर का, किसके बीच में? किंग और मतलब राजा और प्रजा के बीच में। वो प्रजा से मीन्स रेवेन्यू कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर से और उन्हें देता था किसे? किंग को। जब भी वॉर का टाइम होता था या ज़रूरत पड़ती थी तो वो एज अ मिलिट्री सर्विस भी जागीरदार एज अ मिलिट्री सर्विस भी राजा के काम आते थे। लेकिन जागीरदार आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते थे, कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी उस टाइम पे नॉर्थन इंडिया में। इसी वजह से पूरा किंगडम छोटे छोटे जागीर्स में बंट गया और हर एक राजा पूरी तरीके से जागीरदार पर डिपेंडेंट था। हर एक विलेज को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेडमैन चलाता था और उस हेडमैन जब भी विलेज की जो डिसीजंस लेता था वो पंचायत के हेल्प से लिए जाते थे। किंग्स के लिए जो इनकम का सोर्स था वो था लैंड रेवेन्यू, कस्टम्स, ड्यूटीज़, टैक्स ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स। इन्हीं सब टैक्सेस से किंग्स की राजा की इनकम होती थी। जो लैंड रेवेन्यू था वो 1/6 या 1/10 पार्ट था, मतलब फार्मर जितना भी प्रोड्यूस करते, जितना भी अनाज उगाते उसमें से 1/6 या 1/10 पार्ट उन्हें एज अ टैक्स जागीरदार्स को पे करना पड़ता था और जागीरदार्स आगे उसको किंग को ट्रांसफ़र कर देते थे। इसी तरीके से कॉमर्स मतलब व्यापार पर भी टैक्स लगता था। कुछ परसेंट इंपोर्ट ड्यूटीज़, इनलैंड ट्रांजिट, इन सभी पर टैक्स लगता था और एट लास्ट किसके पास पहुंचता था? किंग के पास।
इसकी वजह से कॉमर्स और ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ा। 10th सेंचुरी से इंडिया ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया, ट्रेड करना स्टार्ट किया विद ऑन इंटरनेशनल बेस। मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, कंट्रीज़ ऑफ वेस्ट एशिया, इनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इन सभी के साथ ट्रेड करना स्टार्ट किया, व्यापार करना स्टार्ट किया। ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ने अपने ग्रुप बना लिए, गिल्ड्स बोलते हैं, ग्रुप बनाए ताकि उन्हें अपना इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट भी मिल सके। इसी की वजह से आफ्टर 10th सेंचुरी इंडिया बहुत ज़्यादा रिच हो गया और किंग्स ने इन्हीं सब के चलते चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन और रेस्ट हाउस बनवाए। किन के लिए? लोगों के लिए। आर्मी, राजपूत आर्मी, इन्फेंट्री, कैवलरी, सम कॉर्प्स ऑफ एलिफेंट, मीन्स बहुत से सोल्जर्स और हाथियों से मिलजुल करके पूरी आर्मी तैयार हुई थी। ये जो एलिफेंट थे, ये बहुत बार एज अ स्ट्रेंथ की जगह एज अ वीकनेस प्रूफ हुए। राजपूत बहुत ज़्यादा योद्धावादी थे, मीन्स उन्हें युद्ध करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत ज़्यादा बहादुर, करेजियस, पैट्रियोटिक, देशभक्त थे। अपने राजपूतों के प्रति उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम था, उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन उनमें पॉलिटिकल वाइज वो पावरफुल नहीं थे। इन्हीं वजह से उनका डाउनफॉल आगे जाके, मतलब वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। राजपूत सोसाइटी एंड कस्टम, राजपूत सोसाइटी कैसे थी, उनके रीति रिवाज क्या थे, वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले कास्ट सिस्टम राजपूत का बहुत ज़्यादा सही था, उनकी बैकबोन थी। 4 कास्ट में से भी बहुत सारी सब कास्ट थी, तो पहले 4 कास्ट के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्राह्मण। ब्राह्मण बहुत ज़्यादा रिच थे उस टाइम पे, क्योंकि उन्हें एज अ दक्षिणा किंग बहुत से फ्री लैंड प्रोवाइड करवा देते थे। उसके अलावा जो ब्राह्मण्स थे वो किंग कॉर्टियर्स, मीन्स जो दरबारी थे वहाँ के, जैसे टीचर्स, कोर्ट पोएट, बायोग्राफर्स, ये सभी किंग के साथ रहते थे। वेश्यास, सेकंड कास्ट इज़ वेश्यास। वेश्यास भी बहुत ज़्यादा अमीर थे, क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स, व्यापार पूरी तरीके से इन वेश्यास के हाथ में था। थर्ड इज क्षत्रियास। क्षत्रियास थे राजा और सोल्जर, सैनिक। इनकी बहुत सोसाइटी में बहुत अच्छी पोजीशन थी, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 4th कास्ट के साथ, जो थे शूद्रास। ये अभी भी अनटचेबल माने जाते थे। इनको टाउन के अंदर, गांव के अंदर या शहर के अंदर आना अलाउड नहीं था। इन्हें बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था। जो फार्मर्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। फॉरेनर्स, मीन्स जो वहाँ उस राज्य के नहीं हैं, उन्हें भी आउटकास्ट माना जाता था। उस टाइम पे कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था, कड़ा था। वेरियस वाइसेस, बहुत से गलत बातें भी थी उस टाइम की कास्ट लोगों के सामने, जैसे ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, ईटिंग ओपियम। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन ऑक्यूपाइड अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन द राजपूत सोसाइटी। वुमेन को बहुत ही इज़्ज़तदार पोजीशन मिली राजपूत सोसाइटी में। वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ कर सकती थी स्वयंवर से। वुमेन को हायर एजुकेशन के लिए मतलब इफ़ शी वांट टू गेन हायर एजुकेशन शी कैन। बहुत ज़्यादा बहादुर होते थे। पर्दा सिस्टम नहीं था, लेकिन विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। पॉलीगैमी बहुत ज़्यादा कॉमन थी। एट लास्ट वुमेन्स को इन्फीरियर माना जाता था एज़ कम्पेयर टू मैन। रिलीजन, ड्यूरिंग द राजपूत पीरियड, जब राजपूत पीरियड चल रहा था तब हिंदुज़्म, शंकराचार्य, रामानुजा और रिलीजियस टीचर्स और प्रीचर्स थे जिन्होंने हिंदुज़्म को बढ़ावा दिया। पीपल इन नॉर्थन इंडिया, जो नॉर्थन इंडिया के लोग थे उन्होंने शिव भगवान और विष्णु भगवान की पूजा करनी स्टार्ट की। बहुत सारे मंदिर बनाए गए देवी देवताओं के। लोगों ने हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया, जैसे लाइक होली, दीपावली एंड दशहरा। उन्होंने रिलीजियस जो हमारे एपिक्स हैं जैसे महाभारत, रामायण, वो पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे भक्ति बढ़ी वैसे वैसे जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन भी आगे आए। बट राजपूत जो कि योद्धा थे, तो उन्होंने सबसे जो बेसिक प्रिंसिपल था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का, अहिंसा, उसको बिल्कुल भी नहीं माना, क्योंकि वो योद्धा थे।
literature and growth of Indian languages. Rajput rulers patronized education, literature, and many Indian languages during this period. Mass education was not provided, it was given only to the people belonging to the upper class in the temples. राजपूत रूलर्स ने एजुकेशन, लिटरेचर और इंडियन लैंग्वेज में भी बहुत सा काम किया था. मास एजुकेशन मतलब हर किसी को एजुकेशन का राइट प्रोवाइड नहीं था, बट अपर क्लास के जो लोग थे वो इजीली मंदिरों में जा कर के एजुकेशन गेन कर सकते थे. ब्राह्मण्स उनके टीचर्स थे. वहाँ पे वेदास एंड ग्रामर की नॉलेज दी जाती थी. ऐसे एजुकेशनल सेंटर्स जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस थे वो थे नालंदा इन बिहार, विक्रमशिला एंड उदंतपुरा इन द साउथ. बहुत सारे यू कैन से चंदा दिया जाता था किनको यूनिवर्सिटीज़ को किंग देते थे ताकि वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके. संस्कृत उस टाइम की लिटरेरी लैंग्वेज थी. स्टूडेंट्स, दीज आर द नेम ऑफ पोएट्स and their books. You have to read it by your own. This is the last line. संस्कृत के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो राजपूत ने डेवलप की थी. मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड हिंदी. ओके, नेक्स्ट अवर टॉपिक इज़ आर्ट एंड लिटरेचर. राजपूत राजाओं को आर्ट और आर्किटेक्चर का बहुत ज़्यादा शौक़ था. उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर पैलेसेस, फोर्ट एंड टेम्पल्स बनवाए थे. चित्तौड़ का किला, कलंजार, ग्वालियर, रणथंभौर, इनके जो किले हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडियन हिस्ट्री में. ऐसे बहुत से मंदिर हैं जो इस टाइम पे नॉर्थन इंडिया में बने थे, जैसे खाजुराहो इन बुंदेलखंड, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क इन उड़ीसा, माउंट आबू राजस्थान में और शत्रुंजया इन काठियावाड़. खाजुराहो टेम्पल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था वो नागरा स्टाइल में कंस्ट्रक्ट हुआ था. इस स्टाइल में एक कर्व्ड टेल मीन्स एक पूंछ की तरह कर्व्ड एक स्पाइरल रूफ तैयार की गई थी, जो कि सबसे बड़े पूर्वज जो डाइटी थे, उनके देव थे या देवी देवताएं थे, उनके जो रूम तैयार किया गया था, उनका जो मंदिर तैयार किया गया था उसके चारों साइड लगाए गए थे. और ये जो मंदिर था या ये जो रूम था, इसके जो गेट्स थे वो बहुत ज़्यादा भारी थे और लंबी लंबी दीवारें थी. द खंडरिया महादेव टेम्पल इंडिया में सबसे अच्छी मूर्ति है. ये रेस्ट बेसमेंट पे बनी हुई है. इसका एक इनक्लोजर है और ये किसके, लॉर्ड शिवा को पूरी तरीके से डेडिकेटेड है. यू कैन से देयर इज़ खंडरिया महादेव टेम्पल. टेम्पल इज़ ऑर्नामेंटेड विद स्कल्पचर विच रिप्रेजेंट मैन. इस टेम्पल में ऐसे बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई है जो कि आदमी, औरत और जानवरों पर बेस्ड है. बहुत ब्यूटीफुल एंड अगली. इट शोज द इम्पैक्ट ऑफ 10 ट्रिक्स. द जैन टेम्पल एट माउंट आबू वर कंस्ट्रक्टेड एट हाई प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्टर ऑफ सोलंकी रूलर्स. गुजरात के जो सोलंकी रूलर्स थे उन्होंने जैन टेम्पल्स बनाए थे माउंट आबू पे. हर टेम्पल में एक श्राइन, हॉल और नो एंट्रेंस पोर्टिको है. मीन्स एक ऐसी छत जिस पे मतलब अपन बोलते हैं ना जिसे खम्बे, पिलर्स, वो बिल्कुल भी नहीं थे. मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल ऑफ माउंट आबू इज़ तेजापाला, जो कि वाइट मार्बल का बना हुआ है. ये बहुत ही सुंदर एक्सीलेंट आर्ट है विद वर्कमैनशिप. इसकी जो कलाकारी है वो बहुत ज़्यादा शानदार है. मुक्तेश्वरा टेम्पल भुवनेश्वर का, इसमें मिनिएचर्स बने हुए हैं जो शो करते हैं आर्किटेक्चर. इस छोटे से मंदिर में कोई भी पिलर नहीं है, लेकिन ये पूरा का पूरा मंदिर बहुत सी मूर्तियों से डेकोरेटेड है. लिंगा राजा एंड राजा रानी टेम्पल भुवनेश्वर के, वो उड़ीसा की पूरी आर्ट फॉर्म शो करते हैं. इट स्टैंड लिंगा राजा मीन्स क्वाड्रेंगुलर इनक्लोजर. इसमें उड़ीसा का जो टेम्पल है इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक थे: सेंचुरी, असेंबली हॉल, डांसिंग हॉल एंड हॉल ऑफ ऑफरिंग. सेंचुरी मीन्स मंदिर, असेंबली हॉल जहाँ पर मीटिंग्स होती थी, डांसिंग हॉल एंड हॉल ऑफ ऑफरिंग जहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जाता था. सबसे अच्छा फीचर जो इस टेम्पल का है वो है इसका
180 फीट लंबा टावर। इसका जो एक्सटीरियर है टेम्पल का, उस पर बहुत से चित्रकारी की हुई है सुंदर सुंदर। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1800 AD, ये 1100 AD में बनाया गया था। जगन्नाथ टेम्पल इज़ लार्जर इन साइज देन लिंगराजा टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल लिंगराजा टेम्पल से बड़ा है। इसी प्रिंसिपल जो हमने अभी लिंगराजा टेम्पल के पढ़े, उसी प्रिंसिपल पर ये मंदिर तैयार हुआ है। यू कैन से दिस इज़ लिंगराजा टेम्पल एंड दिस वन इज़ जगन्नाथ टेम्पल। इसका जो टावर है, अभी हमने पढ़ा लिंगराजा का 180 फीट है, जबकि इसका 200 है। इट्स लेंथ इज़ 300 फीट एंड विड्थ इज़ अराउंड 80 फीट। इट्स स्ट्रक्चर इज़ वेरी लॉफ्टी एंड इम्पोजिंग, बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ है। अदरवाइज यू कैन सी दिस बहुत ज़्यादा सर्कुलर वे में गोल गोल है। अदरवाइज इट इज़ जस्ट अ कॉपी ऑफ लिंगराजा टेम्पल, वरना अगर देखें तो इसी टेम्पल की ये कॉपी की हुई है। सन टेम्पल एट कोणार्क, हम सभी ने सुना है इसके बारे में। ये किंग नारासिम्हा के टाइम पे बना था। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से ये राजा बिलोंग करते थे। ये सूर्य भगवान को, ये मंदिर पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित है। इट इज़ नॉन एज द ब्लैक पागोडा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर। इसे ब्लैक पागोडा बोला जाता है क्योंकि ये ब्लैक कलर का है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक रथ मीन्स जिसपे राजा लोग भ्रमण करने जाते थे, बीइंग ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस ऑफ द सन। द court of the poet is decorated. The court of the temple is decorated with, there is sun temple, you can see, is decorated with large like sculpture of great strength and beauty. On the east side, the stairway is flanked by 2 grand lions, each rampant on an elephant. You can see there is elephant. The Tower of Victory at Chittor is the best specimen of Rajput civil architecture. It is 9-story structure decorated with statues. टावर ऑफ विक्ट्री जो चित्तौड़ में बनाया गया है वो राजपूत आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा सबूत है। ये 9 मंजिला है, इसमें बहुत सारी मूर्तियां हैं। वाटर पैलेस बनाया है। लेक पिचौला एट उदयपुर अपीयर्स लाइक अ स्पॉटलेस फ्रेश लिली पर्स्ड ऑन द स्टील ब्लू एक्सटेंट ऑफ द काम वाटर ऑफ द लेक। जो वाटर पैलेस तैयार हुआ है पिचोला झरने पे उदयपुर में, वो एक ऐसे लगता है जैसे ब्लू कलर के स्टील पे जो ठहरा हुआ पानी है उस पे किसी ने एक लिली का फूल सजाया हो। इट इज़ रियली अ मास्टरपीस ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर। यू कैन सी दिस इज दैट टावर ऑफ विक्ट्री। इट्स कॉल्ड विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ने हम सब ने सुना है। इसे मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने बनवाया था 1442 से 1449 AD के बीच में। और ये बनवाया इसलिए था क्योंकि उन्होंने जीत हासिल की थी एक युद्ध में जिसमें उनके सामने थे मालवा और गुजरात की आर्मी थी, जिसे कौन लाया था? महमूद खिलजी लाया था। नेक्स्ट ओवर टॉपिक इज पेंटिंग्स। राजपूत पेंटिंग शो क्लोज एसोसिएशन ऑफ आर्ट विद रिलीजन। राजपूत की जो पेंटिंग थी वो पूरी तरीके से उनके धर्म से रिलेटेड थी। वो जो पेंटिंग्स थी वो बताती थी कि उस टाइम पे कॉमन मैन की लाइफ कैसी है। इसमें बहुत से ब्रिलियंट कलर यूज़ हुए इस पेंटिंग में। पेंटिंग को डिवाइड किया गया था 2 टाइप्स में, राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स। टेक्निक ऑफ बोथ द पेंटिंग इज सेम, दोनों की टेक्निक सेम थी। जो राजस्थानी पेंटिंग की जो सब्जेक्ट्स थे वो थे कृष्ण चित्र, ऋतु चित्र, कोर्ट सीन्स ऑफ रॉयल फेस्टिविटीज़, जबकि पहाड़ी स्कूल्स को बोला जाता था कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग। और ये स्कूल डिवाइडेड था बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में। इन पार्ट्स को बोला जाता था कंगरा, गुलर, चंबा और बसोली। इस पेंटिंग की जो थीम थी, जो एटमॉस्फेयर था, वो बेस्ड था रोमांस पर, नेचुरल ब्यूटी पर, जो इस पेंटिंग में देखने को मिलता था। ये भक्ति से पूरी तरीके से रिलेटेड थी।
जो पेंटिंग थी ये दिखाती थी प्यार राधा कृष्ण का, गोवर्धन धरना का, नाल दयंती सीन्स। रामायण और महाभारत एपिक्स में से भी बहुत से सीन्स पर बहुत से थीम्स लेकर के पेंटिंग तैयार की गई थी। वारफेयर फॉर वेल्थ महमूद ऑफ गजनी। हमने नोटिस किया था कि जो रूलिंग डायनेस्टी थी उसका अपना एक स्पेसिफिक रीज़न था। उसी टाइम पे उस रीज़न पे रूल करते हुए वो ट्राई करती थी कि वो बाकी एरियाज़ पर भी अपना कंट्रोल कर पाए। जो ऐसा ही एक पर्टिकुलर एरिया था कन्नौज का, गंगा वैली के साइड में। फॉर सेंचुरीज, बहुत सालों तक वहाँ पर रूलर्स जो कई सौ सालों तक रूलर्स जो बिलोंग करते थे गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से और पाला डायनेस्टी से, वो लड़ रहे थे कन्नौज पर अपना कब्जा करने के लिए। इन्हीं तीन पार्टीज़ के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा उसे हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल से। जो ये रूलिंग डायनेस्टी थी ये सिर्फ लैंड के लिए नहीं बल्कि बूटी के लिए भी थी। एज वी हैव सीन, रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। जैसे कि रूलर्स अपनी पावर दिखाते हैं बड़े बड़े टेम्पल्स बनवा करके, इसीलिए जो दूसरे किंगडम्स वाले उनके राज्य पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले अटैक करते हैं वो इन्हीं टेम्पल्स पर करते हैं। ऐसे रूलर्स जिन्होंने अटैक किया वो थे महमूद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान से। इन्होंने 997 to 1030 तक रूल किया एंड एक्सटेंड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया। इन्होंने कब्जा किया सेंट्रल एशिया कुछ पार्ट पर, ईरान पर और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने कम से कम हर साल अटैक किया और उन्होंने इंडिया पर करीबन 17 बार अटैक किया 25 सालों में। और उसके टारगेट थे वेल्थी टेम्पल जैसे कि टेम्पल ऑफ सोमनाथ, गुजरात। महमूद गजनवी यहाँ से सारी वेल्थ लूट करके अपनी खुद की एक बहुत ही बड़ी कैपिटल सिटी तैयार करना चाहते थे जिसे नाम देना चाहते थे गजनी। सुल्तान मोहम्मद ऐसे उन लोगों के बारे में जानना चाहते थे जहाँ पर वो कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक स्कॉलर को बुलाया था जिनका नाम था आल बिरूनी। इनको ये काम दिया गया था कि आप इंडिया पर एक बुक लिखो और इनकी बुक को नाम दिया गया था किताबुल हिंद। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्टोरियन के लिए और संस्कृत स्कॉलर्स को भी इसकी बुक तैयार करने के लिए कंसल्ट किया गया था। वॉर फॉर लैंड मोहम्मद गोरी। महमूद Gori, another ruler of Ghazni, also attacked India several times. महमूद गोरी जो कि गजनी डायनेस्टी से अगले रूलर थे, उन्होंने इंडिया पर बहुत बार अटैक किया। इन इस अर्लियर अटैम्प्ट, पहले के अटैम्प्ट में वो फेल रहे, इंडिया के किसी भी पार्ट पर कब्जा नहीं कर पाए। लेकिन उनका जो अटैक था 1192 पृथ्वीराज चौहान पर, वो इंडिया की हिस्ट्री पर बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट छोड़ता है। जैसे कि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और राजपूत रूल को ख़त्म किया था। गौरी ने अपॉइंट किया था कुतुब-उद-दीन ऐबक एज इज गवर्नर, उनको गवर्नर बनाया और इंडिया में छोड़ा कि आप मेरे और जितने भी कन्क्वेस्ट मतलब जिन पर मैं कब्ज़ा करना चाहता हूँ मेरी तरफ से आप लड़ोगे। ही वॉज मर्डर्ड इन 1206 AD। उनका 1206 में मर्डर हो गया। इन द एंड कुतुब-उद-दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ इंडियन टेरिटरीज। और जैसे ही मोहम्मद गजनी का मर्डर हुआ वैसे ही कुतुब-उद-दीन ऐबक को इंडिया टेरिटरीज का राजा बना दिया गया। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।